जैसे ही मैं बेड के नीचे गिरी हुई नेकलेस निकालता हूं, अचानक मेरी आंखों के सामने एक बुलेट कमेंट चमकने लगता है। अगर जिंदा रहना है तो अपने हाथ में पकड़ी नेकलेस अभी के अभी नीचे रख दो। जिसने भी इस नेकलेस को देखा, उसकी आंखें निकालकर फॉर्मलिन में एक स्पेसिमेन की तरह सजा दी जाएंगी, और जिसने भी इसे छुआ, उसके हाथ काटकर पिग्स को खिला दिए जाएंगे। मैं फौरन अपना हाथ पीछे खींच लेता हूं, मुड़ता हूं और पानी पीने के बहाने किचन की तरफ चला जाता हूं। मैं सामने रखे ग्लास को उठाने ही वाला होता हूं कि फिर से मेरी आंखों के सामने बुलेट कमेंट्स की लहर दौड़ जाती है। ये ग्लास सिर्फ उसके हस्बैंड के लिए है। जिसने इसे छूने की जुर्रत की, उसे आज रात सी में शार्क स्नैक बना दिया जाएगा। मैं अपना हाथ मग की तरफ बढ़ाता हूं, लेकिन आखिरी लम्हे में मग को छोड़कर उसके पीछे रखा हुआ दूसरा कप उठा लेता हूं। अचानक वहां बुलेट कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। ओ शिट भाई, मुझे तो लगा था ये अभी गया। ये तो न्यूबी बिल्कुल नहीं लग रहा। क्या ये कोई प्रो है जो यहाँ स्मर्फिंग कर रहा है? नो वे, क्या इतना हैंडसम स्मर्फ भी होता है? हे हैंडसम, मुझे भी रैक कर दो ना। मैं अपनी नजरें झुकाए रखता हूं और कप से धीरे धीरे पानी पीता हूं। इधर मेरे सामने बुलेट कमेंट्स तैर रहे हैं, और तभी फीमेल बॉस सीढ़ियों से नीचे उतरती है। वो पूरे कमरे में पागलों की तरह कुछ ढूंढने लगती है। फिर वो सबको लिविंग रूम में बुलाती है और एक लाइन में खड़ा कर देती है। जो भी मेरी खोई हुई नेकलेस सबसे पहले ढूंढेगा, उसे आज रात एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। कमरे में मौजूद हर कोई बड़ी सावधानी से नेकलेस ढूंढने में जुट जाता है। यहां तक कि कोई जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहा। सबको बस इसी बात का खौफ है कि कहीं फीमेल बॉस नाराज होकर कोई खौफनाक मैकेनिज्म एक्टिवेट ना कर दे। कल ही की तो बात है, एक ओवर कॉन्फिडेंट गाय ने फीमेल बॉस की लेग्स को गलत नजरों से घूरा था। बॉस ने पलक झपकते ही उसे सजा दे दी, और फिर एक खौफनाक मॉन्स्टर उसे घसीट कर ले गया। अब किसी को नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। मैं अपना सिर झुकाकर फीमेल बॉस की नज़रों से बच रहा हूं और साथ ही अपने सामने चल रहे एक्टिव बुलेट कमेंट्स चेक कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि इन सभी लोगों का अंत उसी के हाथों होने वाला है। लेकिन फिर भी उसका चेहरा और फिगर देखते ही मेरे दिल से बस यही निकलता है। मैं मन ही मन सोचता हूं, गॉडेस स्ले। अगर उसने सच में तुम्हें खत्म कर दिया तो फिर तुम बहुत अपसेट हो जाओगे, है ना? ओह नो, अगर हमें आज रात सेफली सर्वाइव करना है तो इस स्टेज का हिडन लेवल ढूंढना ही होगा। हर राउंड में हिडन लेवल रैंडम होता है और किसी को नहीं पता कि इसे अनलॉक कैसे करना है। हिडन लेवल। मैं बुलेट कमेंट्स को स्क्रॉल करके किसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन की तलाश करता हूं, लेकिन वहां सिर्फ बेकार की बातें भरी पड़ी हैं। गॉडेस लव मी अगेन। ब्रो, तुम्हारी लेग्स सिर्फ लेग्स नहीं हैं, ये तो सैंड के किनारे मिलने वाले यूजलेस क्रैब जैसी हैं। इसके अलावा वहां कोई काम की जानकारी नहीं मिलती। अचानक मेरे सामने हाई हील्स में ढकी लंबी टांगों की एक जोड़ी आकर रुकती है। वो नेकलेस मेरे हस्बैंड अचन ने मुझे मेरे पहले बर्थडे पर गिफ्ट दी थी। अगर उसे पता चला कि मैंने उसे खो दिया है तो वो मुझसे बात करना बंद कर देगा। मैं उसे किसी भी कीमत पर सैड नहीं करना चाहती। पहली बार फीमेल बॉस की आवाज़ इतनी नरम सुनाई दे रही है। जो इसे सबसे पहले ढूंढेगा वही तुम सब में सबसे लकी होगा। मैं उसे एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगी, ग्रैंड प्राइज विनर को। ऐसा लगता है जैसे हर कोई वही लकी वन बनना चाहता है। हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा गेम खत्म होने तक। ये सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या ये सीधा सीधा चीटिंग नहीं है? क्या बिना कोई टास्क किए सीधे गेम क्लियर कर सकते हैं? क्या यही हिडन लेवल है? क्या यहाँ कोई और भी है जो बुलेट कमेंट्स देख सकता है? तभी एक येलो हेयर्ड गाय मुझे जोर का धक्का देकर आगे निकल जाता है। मैं अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर पड़ता हूं। माय लेडी, मैंने आपके और आपके हस्बैंड के बीच के उस अटूट प्यार के बारे में बहुत सुना है। सच कहूं तो मैं उससे बहुत प्रभावित हूं। आज आपके हाउस को साफ करने का मौका मिलना मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वही लकी वन बनूंगा जिसका आपने जिक्र किया था। वो एक हल्की हंसी के साथ आगे कहता है, मैं न्यूबीज जैसा नहीं हूं। जैसे ही मुझे पता चला कि आपके और आपके पति के बीच का इतना कीमती लव टोकन खो गया है, मैंने कमरे का कोना कोना छान मारा। आखिरकार मुझे वो नेकलेस मिल ही गई जो गलती से बैठ के नीचे गिर गई थी। वो नेकलेस आगे बढ़ाने ही वाला होता है, लेकिन उसे आपको सौंपने से पहले मैंने आपकी नेकलेस को अच्छी तरह चेक किया है। मैंने पक्का किया है कि उस पर एक भी स्क्रैच ना हो, ताकि मैं इसे बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आपको वापस कर सकूं। तो तुम्हें इसे छूने की परमिशन किसने दी? मेरी आंखों के सामने एक एक करके व्हाइट कैंडल्स तैरने लगती हैं। स्मार्ट एस। ये येलो हेड गाय तो गया। सुना है हॉरर गेम लीडरबोर्ड में ये टॉप 5 प्लेयर है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर बहुत शो ऑफ कर रहा था। कह रहा था कि उसने इस इंस्टेंस को पहले से ही स्टडी कर लिया है
और सारे न्यूबीज को ट्रैश बोल रहा था। ये दावा कर रहा था कि यही सबसे पहले इसे क्लियर करेगा। ओवर कॉन्फिडेंट लोगों का अंजाम यही होता है ना? क्या तुम्हें पता है, इसे सच में लगता है कि लव स्टोरी सुनाकर ये फीमेल बॉस को इम्प्रेस कर लेगा? कम ऑन, ये हॉरर गेम बॉस है। क्या इसे कोई डेटिंग शो समझ रखा है? कितना घिनौना है, सीरियसली कितना ग्रोस है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब कोई मेरी चीजों को छूने की हिम्मत करता है। आह, मेरी चीजों को अपने इन गंदे हाथों से मत छुओ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने डिस्गस्टिंग हो। फिर वो शांत मगर खौफनाक आवाज में कहती है, लेकिन जो ग्रैंड प्राइज मैंने अभी बताया था वो अब भी तुम्हारा ही है। आज डिनर तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मेरे सामने बुलेट कमेंट्स पागलों की तरह स्क्रॉल होने लगते हैं। रात के ठीक 9 बज रहे हैं। ऊपर एटिक से नीचे उतरती है। वो पूरी तरह भीगी हुई है। उसके हाथों की स्किन लगातार रगड़ने और धोने की वजह से लाल और सूजी हुई दिख रही है। वो हमें डाइनिंग टेबल तक ले जाती है। आज रात के मिडनाइट स्नैक का फूड सर्वर कौन बनेगा? क्या कोई अपनी मर्जी से आगे आना चाहता है? डैम इट, अगर फूड सर्वर इतना डर गया कि उसके हाथ कांपने लगे और सूप की एक बूंद भी गिर गई तो बेहतर होगा कि वो फौरन गेम छोड़ दे। मैंने तो बेट लगा दी है डूड। हे, इस न्यूबी के लास्ट सर्वाइवर होने का तो कोई चांस ही नहीं है। मैं घबराकर अपने सामने तैर रहे बुलेट कमेंट्स को देखता हूं, जबकि मेरा दिमाग तेजी से सारी पॉसिबिलिटीज को तौल रहा है। मैं अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर टिकाता हूं और गहरी सोच में डूब जाता हूं। मैं आज रात सेफली कैसे सरवाइव करूं और इस अनजान शख्स के रूप में आगे कैसे जीता रहूं जिसे मैं खुद भी नहीं जानता, क्योंकि मैं उस दुनिया से ताल्लुक ही नहीं रखता जहां डंजन्स क्लियर करके कोई सोशल लैडर पर ऊपर चढ़ सके। कुछ ही दिन पहले तक मैं इस बात से परेशान था कि रेंट कैसे दूंगा और पुल के नीचे सोने की मजबूरी से कैसे बचूंगा, लेकिन अब मैं इस पुराने और भाप से भरे कैसल में खड़ा हूं। अब मुझे खाने के लिए आवारा कुत्तों से लड़ने की जरूरत नहीं है। सोते वक्त मैं एक नरम मैट्रेस में आराम से सो सकता हूं। सच कहूं तो मैं अभी 7वें आसमान पर हूं। मुझे तो अब कल का इंतजार होने लगा है। अचानक एक बर्फीली ठंडी नज़र सीधे मुझ पर आकर टिक जाती है। तुम, आज फूड सर्व करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम यहाँ सबसे करीब हो। बचपन में मेरी हाइट कम थी, इसलिए बाकी लोग मुझे अक्सर परेशान करते थे। जब भी मैं किसी लाइन में खड़ा होता, मुझे धक्का देकर सबसे पीछे भेज दिया जाता था। इसलिए जब मैं शेल्टर में खाना लेने जाता, तब तक मेरी बारी आते आते या तो खाना खत्म हो चुका होता था या फिर सिर्फ लेफ्टओवर्स बचते थे। इस दुनिया में आने के बाद भी जब भी खाने का वक्त होता, मैं कोशिश करता कि फूड बकेट के जितना मुमकिन हो सके उतना करीब बैठूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी यही आदत मुझे आज फूड सर्वर बना देगी। हाँ, ये क्यूट गाय कितना शांत है। वाओ, पक्का करना कि तुम आखिर तक सर्वाइव करो, ओके? हे क्यूटी, मैं तुम्हारे बाहर निकलने का इंतजार करूंगी। ऑनलाइन लोग कह रहे थे कि ये एक बड़ी फीमेल प्लेयर का प्रिटी बॉय डिसाइपल है। उस वक्त मुझे यकीन नहीं हुआ था। कम ऑन, मैं बस दंग रह गया था। ओके, बस 1 सेकंड के लिए रिएक्ट नहीं कर पाया। अगर मैं कहूं कि मैं अंदर से बुरी तरह डरा हुआ हूं, तो क्या कोई मुझ पर यकीन करेगा? बॉस उस सूप के बकेट की तरफ इशारा करती है। हर इंसान को सिर्फ 1 स्कूप। मेरे पति ने जो सूप बनाया है वो बहुत कीमती है। अगर तुमने इसकी एक भी बूंद नीचे गिराई तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं मन ही मन सोचता हूं। हाँ, मुझे अंजाम का अंदाजा है। बुलेट कमेंट्स को देखकर यह समझना बहुत आसान है। अगर मेरे हाथ कांपे और सूप गिरा तो मेरा इंतजार वो जमा देने वाला समंदर और खूंखार शार्क्स कर रही होंगी। इस गेम डंजन वर्ल्ड में अगर तुम अपना मौका गवा देते हो तो सब कुछ सच में खत्म हो जाता है। मैं एक गरीब न्यूबी हूं जिसका कोई कनेक्शन नहीं है। मैं एक्स्ट्रा लाइफ आइटम कार्ड खरीदने की हैसियत भी नहीं रखता। एक बार फेल हुआ तो वापस लौटने का कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। पिछले कुछ घंटों में इस शरीर के बारे में जो कुछ मैंने जाना है, उससे साफ है कि इसका असली मालिक भी मेरी तरह ही कंगाल था। उसके पास एक्स्ट्रा लाइफ आइटम कार्ड होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बेबसी में उस स्टोन बकेट की तरफ बढ़ता हूं। भूरे लाल रंग के सूप की सतह पर कुछ टुकड़े तैर रहे हैं। ध्यान से देखने पर उन पर बाल भी साफ नजर आ रहे हैं। उबलता हुआ ब्रॉथ लगातार खौल रहा है और कुछ काले बाल सूप में ऊपर नीचे हो रहे हैं। सभी लोग खौफ के मारे अपनी सीटों पर जमे हुए हैं। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाता हूं और लेडल को बकेट में डालता हूं। अचानक एक कान का कटा हुआ हिस्सा ऊपर तैरकर आ जाता है। जैसे ही मैं फूड बकेट के करीब पहुंचता हूं, एक बेहद गंदी बदबू मेरी नाक से टकराती है। मेरा पेट बुरी तरह मचलाने लगता है। आह, कोई मदद करो, मैं खाना खा रहा हूं और मुझे ये सब क्यों देखना पड़ रहा है? रुको, ये सही नहीं है।
मुझे याद है प्लॉट ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्या किसी ने नोटिस किया कि बाद के लेवल्स में सब कुछ बदल दिया गया है? सुना है चीटिंग रोकने के लिए ऐसा किया गया है। मैं बकेट में तैर रहे अंगों वाले सूप को घूरता हूँ और अपने जी मिचलाने को किसी तरह कंट्रोल करता हूँ। उस वक्त गरम खाना पाने के लिए मैंने हर तरह के छोटे मोटे काम किए थे। पिग्स, चिकन्स, शीप, काउज, जो भी काम मिला मैंने किया था। बकेट में जो कुछ तैर रहा है वो पिग और काऊ के मिक्स्ड ऑर्गन्स ही तो हैं। वो ब्लॉन्ड गाय शायद अभी भी ठीक ही होगा। मैं लेडल उठाता हूं और एक एक करके सबको बोल्स में सूप सर्व करने लगता हूं। ये बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा। इसके हाथ तो पत्थर की तरह स्थिर हैं। दैट्स सो फ्रिकिंग कूल। अगर मुझे पता ना होता कि ये नामुमकिन है तो मुझे शक होने लगता कि क्या ये हमारे बुलेट कमेंट्स देख सकता है। हे हैंडसम, एक रूमर उड़ रही है कि मुझे तुम पसंद हो और मुझे इसे क्लियर करना है। ये कोई र्यूमर नहीं है। स्टॉप सिंपिंग ओवर हिम, विल यू? हे, ऊपर वाले कमेंटर, एक फेवर करोगे? अगर ये आखिर तक सरवाइव करके इंस्टेंस से बाहर निकल गया तो ये एक असली बैड एस होगा। इसने एक एस रैंक इंस्टेंस क्लियर किया होगा और एक सच्चा टॉप टियर लेजेंड बन जाएगा। इतने लंबे समय से किसी ने एस रैंक इंस्टेंस क्लियर नहीं किया है। प्राइस पूल इतने राउंड से लगातार रोल ओवर हो रहा है। ये बाहर निकलते ही बिलियनर बन जाएगा। तब तक तुम दोनों की दुनिया ही अलग होगी। कम ऑन, अब होश में भी आ जाओ। बिलियनर? होली क्रैप। मैं सूप सर्व करते हुए पूछता हूं, वैसे किसी को और सूप चाहिए? सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं सबको सूप के बोल्स बिना किसी गलती के दे देता हूं, बल्कि अब तो मेरा मन और भी ज्यादा काम करने का हो रहा है, वरना 100 मिलियन के प्राइस को लेने में मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होगी। सबको सूप सर्व करने के बाद मुझे एहसास होता है कि मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, बस थोड़ा सा पानी पिया था। इसलिए मैं अपना बोल उठाता हूं और सारा सूप एक ही बार में गटक जाता हूं। यही वो स्वाद था जिसकी मुझे तलाश थी। ये बिल्कुल स्टिंकी टोफू जैसा है। महक भले ही तेज हो, लेकिन स्वाद वाकई कमाल का है। सूप का टेस्ट सच में काफी अच्छा है। अगर इसमें थोड़ा सिलांथ्रो और ग्रीन अनियंस होते तो मज़ा ही आ जाता। बाकी सब लोग मुझे दहशत भरी नज़रों से घूर रहे हैं। फिर चारों तरफ से लोगों की उल्टियां करने की आवाजें आने लगती हैं। भले ही इस हैंडसम गाय ने फीमेल बॉस का दिया हुआ टास्क पूरा कर लिया है, लेकिन दिन खत्म होने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। उससे पहले अगर किसी ने हिडन लेवल नहीं ढूंढा तो यहाँ मौजूद हर एक शख्स के लिए गेम यहीं खत्म हो जाएगा। ओह माय गॉड! मैं हर तरफ नजरें दौड़ाता हूँ और काम के सुराग ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं अभी इस गेम से बाहर नहीं होना चाहता। जैसे ही मैं चोरी छिपे अपने आसपास को स्कैन कर रहा होता हूं, वैसे ही फीमेल बॉस की आवाज गूंजती है। ये नरिशिंग सूप मेरे पति ने तुम सबके लिए बहुत मेहनत से बनाया था और तुम सबने इसे बाहर उगल दिया। क्या तुम खुद मुसीबत को दावत देना चाहते हो? वो गुस्से में आगे कहती है, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हूं और इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। जब तक तुम में से कोई मेरे डार्लिंग की माफ़ी हासिल नहीं कर लेता, तब तक तुम सबको इस सूप में मौजूद चीज़ों के साथ ही हमेशा के लिए यहीं कैद रहना होगा। फीमेल बॉस ऊपर उस मिस्टीरियस रूम की तरफ देखती है, जहां जाना सख्त मना है। उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत साफ दिखाई दे रही है और अगले ही पल पूरा रेस्टोरेंट तबाही के मंजर में बदल जाता है। सभी लोग गर्म तवे पर पड़े एंट्स की तरह बेचैनी से इधर उधर हो रहे हैं और बार बार ऊपर की तरफ देख रहे हैं। हर किसी को उम्मीद है कि फीमेल बॉस का हस्बैंड ऊपर से नीचे आ जाएगा। तभी एक ह्यूज वेल बिल्ट आदमी अचानक खड़ा होता है और सीधा स्टेयरकेस की तरफ दौड़ पड़ता है। अचानक न जाने कहां से कई मॉन्स्टर्स प्रकट हो जाते हैं और पल भर में उस आदमी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अगले ही पल वे उसे अपने कब्जे में लेकर वहां से घसीट ले जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में उसके होने का कोई निशान नहीं बचता, सिवाय फ्लोर पर पड़े उस डार्क पूल के। अब मैं क्या करूं? मैं यहां नहीं रह सकता। मेरे बूढ़े पेरेंट्स हैं और छोटे बच्चे हैं, मुझे उनका ख्याल रखना है। मेरे डैड अभी भी हॉस्पिटल बेड पर हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं। सब जानते हैं कि अगर उन्होंने जल्दी कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा तो उन सभी के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। क्या सच में यही एंड है? आखिर किसी ने हिडन लेवल नहीं ढूंढा। व्हाट अ शेम। सच में बहुत अफसोस है। फीमेल बॉस हैंडसम गाय को देखते हुए मुस्कुराती है। सच कहूं तो मुझे इस हैंडसम गाय का लुक काफी पसंद है। अगर उन्होंने सबसे मुश्किल एस रैंक इंस्टेंस चूज नहीं किया होता तो मैं इसे अपने पास ही रखना चाहती। फीमेल बॉस की स्माइल और भी चौड़ी होती जाती है। उसकी आंखों में एक डरावनी एक्साइटमेंट झलक रही है। उसके हाथ में टेबल नाइफ है जिसे वो बार बार टेबल पर घिस रही है। उसकी तेज और कर्कश आवाज पूरे रेस्टोरेंट में गूंजती है, जिससे पहले से ही भारी एटमॉस्फेयर और भी अनसेटलिंग हो जाता है। मैं टेबल के एक कोने में बैठा अपस्टेयर्स की तरफ देख रहा हूं। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। हनी,
ओशन में शार्क्स के सामने हमेशा कुछ केयरलेस छोटी फिश आ ही जाती हैं जो खुद उनके करीब चली जाती हैं और फिर उनका शिकार बन जाती हैं। एक पुरुष की आवाज़ ऊपर से आती है, मैंने आज सूप ठीक से नहीं बनाया। अगर इन सभी लोगों को शार्क्स के लिए दे दोगी तो हमारे पास फूड को पॉइजन से टेस्ट करने वाला कोई नहीं बचेगा। तुम्हें पता है ना, मुझे ये सुनिश्चित करना है कि तुम सेफ और साउंड रहो डार्लिंग। फीमेल बॉस की आवाज़ आती है, क्या हमने अग्री नहीं किया था कि अब तुम्हें कुक करने की ज़रूरत नहीं है? तुम्हारी सारी मेहनत के लिए थैंक्स। इन कवर्ड्स के लिए फिर कभी मत बनाना। तुम्हारा कुकिंग सिर्फ मेरे लिए है, वे इसके लायक नहीं है। अब से हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे, ओके? वो होली शिट, वो मूव कितना फ्रीकिंग एपिक था। आखिरकार हम ट्रैप से भरे फर्स्ट डे को सरवाइव कर लेते हैं। तभी आईब्रो पर स्कार और पूरे फेस पर स्टबल वाला एक आदमी तेजी से मेरे पास आता है और मेरे स्टमक पर जोर से पंच मारता है। मेरे गले तक मेटालिक टेस्ट उठाता है। यू मदरफकर, तुमने मेरे सामने चीट करने की हिम्मत कैसे की? तुम तो अपनी फर्स्ट इंस्टेंस रन में ही टोटल न्यूबी हो। वो गुस्से में आगे कहता है, फिर तुमने वो एस रैंक इंस्टेंस कैसे सॉल्व कर लिया जिसे आज तक कोई क्लियर नहीं कर पाया? कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करेगा। बाकी लेवल्स के आंसर्स अभी मुझे दे दो, वरना मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम कल की सुबह न देख पाओ। उस आदमी के पीछे खड़ी क्राउड अचानक मेरी तरफ रियलाइजेशन भरी नजरों से देखने लगती है। फिर वे मुझे चारों तरफ से पंचेस और किक्स मारने लगते हैं। वे इतने स्मार्ट हैं कि मेरे फेस पर हिट नहीं करते। मैं मन ही मन सोचता हूं, क्या मैं आज बच भी पाऊंगा? सच में लगता है कि मैं आज सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। फिर कोई चिल्लाता है, नो वंडर, जब हम सब काम कर रहे थे तब तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, और जब हम नेकलेस ढूंढ रहे थे तब भी तुम किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तुम बस वहां खोए हुए खड़े थे। जब ब्लॉन्ड गाय ने नेकलेस ढूंढी तब तुम ठीक उसके सामने खड़े थे। क्या तुमने उसे जानबूझकर उस सिचुएशन में फंसाया था? नो वे, तुम्हें आंसर्स देने ही होंगे। तुम सब आंसर्स अकेले अपने पास नहीं रख सकते। या हैंड देम ओवर, हमें इसे आंसर्स देने पर मजबूर करना होगा। मैं उनकी तरफ देखता हूं। तुम्हें लेवल्स के आंसर्स जानने हैं, हाँ? फाइन, मैं बताता हूं। नो वे, क्या इसने सच में चीट किया? बेचारा कितना पीटीफुल लग रहा है। देखो, उसके माउथ के कॉर्नर से थोड़ा सा लगा हुआ है, लेकिन समहाउ ऐसे ये और भी हैंडसम लग रहा है। फिर भी यहां बहुत सारे स्निचेस हैं। मैं शांत आवाज में कहता हूं, सेफ साइड के लिए मैं पहले सिर्फ तुम्हें अकेले बताऊंगा। कम हियर, थोड़ा पास आओ। ओह हाँ, व्हाट? तुमने अभी क्या कहा? मैंने ठीक से सुना नहीं, फिर से बोलो। मैं कहता हूं, मैंने अभी बहुत क्लियरली कहा था। तुमने कैसे नहीं सुना? वो आदमी जवाब देता है, मैंने कहा ना, मुझे सुनाई नहीं दिया तो सुनाई नहीं दिया। बेहतर होगा कि तुम बिहेव करो किड। मैं पीछे हटते हुए स्टंबल करता हूं और अपने पास पड़े बेड के कॉर्नर से टकराकर फ्लोर पर गिर जाता हूं। कुछ ही पल में मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। वो आदमी मुझे फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे खड़ी क्राउड उसे रोक लेती है। क्या तुम इसे चुप कराने के लिए इसे पूरी तरह खत्म करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आंसर सिर्फ तुम्हारे पास रहें? क्या तुम इसे इतना हर्ट करना चाहते हो कि तुम्हारे अलावा किसी और को लेवल्स के आंसर्स ही ना पता चलें? फिर सारे बोनस अकेले ले सकोगे? अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई देती है। कौन? Congratulations to all survivors for making it through the first day. Please go back to your bed and close your eyes. Get ready for the coming of a new day. Good night, all you lucky ones. मेरे दूसरे हॉरर गेम्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से क्लॉक के 12 मिडनाइट स्ट्राइक करते ही सबसे नज़दीकी बेड ढूंढना ज़रूरी है। उस पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। बिल्कुल भी आवाज़ मत करना और अपनी आंखें खोलना भी मत, वरना अगले ही सेकंड घोस्ट तुम्हारे ठीक सामने दिखाई देगी। इट्स कमिंग, इट्स कमिंग! घोस्ट सब लोगों को पकड़ने आ रही हैं। लिटिल बनी, बी गुड। डोर वाइड ओपन करो। मुझे देखने दो कि रात में देर तक कौन जाग रहा है और अपनी लिटिल आइज खोलकर बैठा है। टीचर यहाँ चेक करने आई है। देखते हैं तुम सब कहाँ छिपे हो। किसकी लिटिल आइज टीचर की तरफ देख रही हैं? सभी लोग टेरर में अपने ब्लैंकेट्स के नीचे कांप रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्लॉक स्ट्राइक करती है मैं पहले ही अपने सबसे पास वाले बेड में घुस चुका होता हूँ। सबसे बुरी बात यह है कि वही आदमी भी यहीं मौजूद है। हम दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं और साथ में बेड से नीचे गिर जाते हैं। वो आदमी तुरंत अपने पास वाले कैबिनेट में छिप जाता है, लेकिन मेरे पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं ऊपर देखता हूं और सीधे फीमेल घोस्ट की आंखों से मेरी नजर मिल जाती है। फीमेल घोस्ट तुरंत बर्जर्क मोड में चली जाती है और सीधा मेरी तरफ दौड़ पड़ती है। मेरा शरीर वहीं फ्रीज हो जाता है, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से सोचने लगता है। तभी ऊपर से आवाज आती है, हनी तुम कहाँ हो? तुम्हारे बिना मेरे पास सोने के लिए कोई नहीं है। थैंक गॉड फीमेल बॉस यहाँ है, वरना ये दोनों तो पक्का गेम से बाहर हो जाते।
तुम्हें लगता है सिर्फ फीमेल बॉस के यहाँ होने से इसे कुछ नहीं होगा? वेट, इसने खुद पहले एडमिट किया था कि ये अचन है, फीमेल बॉस का हस्बैंड, राइट? मैंने इस डंजन की लोर के बारे में काफ़ी रिसर्च की है। जिस दिन से ये डंजन शुरू हुआ है तब से आज तक मैंने कभी फीमेल बॉस के हस्बैंड को नहीं देखा। हैम्श, इतने हॉरर गेम्स टेस्ट करने के एक्सपीरियंस से मैं इतना तो जानता हूं कि ये बस एक लकी न्यूबी है जिसे हिडन लेवल का आंसर एक्सीडेंटली सही मिल गया। अगर मुझसे पूछो तो ये आज रात सरवाइव नहीं करेगा। मैं मन ही मन सोचता हूं, अब मैं क्या करूं? वैसे भी मेरा आउटकम खराब है। मैं जो भी चूज करूं रिस्क तो है ही। इससे बेहतर है कि मैं इन घोस्ट का पूरी ताकत से सामना करूं। फीमेल बॉस मेरी तरफ देखती है। डार्लिंग, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम मेल सर्वेंट हो जो खुद को मेरा हस्बैंड प्रिटेंड कर रहा है? वरना तुम मेरे साथ सेम रूम में सोने के बजाय इस डर्टी मैसी मेल सर्वेंट रूम में क्यों भाग कर आते? तुम भी मेरी तरह क्लीन फ्रीक हो, राइट? तुम्हें भी सबसे ज्यादा नफरत होती है जब दूसरे लोग तुम्हें टच करते हैं, है ना डार्लिंग? वो आगे कहती है, हम हर रात एक लिटिल बेड टाइम गेम खेलते हैं, याद है? डार्लिंग, आज का गेम हाइड एंड सीक है। क्या तुम भूल गए? लेकिन आज तुम 10 सेकंड्स लेट हो गए। 10 सेकंड्स लेट? तो फिर तुम्हें 10 पनिशमेंट्स मिलेंगी। कुछ देर बाद अब पनिशमेंट खत्म हो गई है। चलो वापस रूम में चलते हैं। हाँ, गेम? कौन सा बेड टाइम गेम? मुझे प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। डोंट डू दैट, कट इट आउट। तुम मेरा अकाउंट बैन करवा दोगे। हे, मैं अभी भी देखना चाहता हूं, यू नो? अचानक एक सिस्टम स्टाइल मैसेज आता है, रिजेक्ट पोर्नोग्राफी, गैम्बलिंग एंड ड्रग्स। इट स्टार्ट्स विद यू, मी एंड एवरीवन एल्स। ऑलराइट, स्टॉप मैसिंग अराउंड। मैं मन ही मन सोचता हूं। मुझे याद है गेम डेव्स ने ओरिजिनली फीमेल बॉस को बाहर से कोल्ड, अलूफ और एलिगेंट लेडी की तरह डिजाइन किया था, जबकि अंदर से वो ब्लड थर्स्टी और ब्रूटल फाइनल बॉस थी, राइट? फिर ये बिल्कुल वैसी क्यों नहीं लग रही? बुलेट कमेंट्स तुरंत भरने लगते हैं। हु केयर्स? कोल्ड लेकिन सॉफ्ट और क्यूट बिग बॉस के साथ डेलिकेट लुकिंग लिटिल वुल्फ डॉग जो किसी भी वक्त उसे पिन डाउन कर सकता है। ओह माय गॉड, मैं इस शिप का फैन हो गया हूं। मैं अपने सामने तैर रहे बुलेट कमेंट्स को देखता हूं और मेरा माउथ इनवॉलंटरली ट्विच कर जाता है। पुअर और डेलिकेट अपीयरेंस, इनर लिटिल वुल्फ डॉग। कम ऑन, मैं एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल हूं, ओके? अगर मैं खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं सीखूंगा तो आखिर मेरे लिए कौन खड़ा होगा? जब से मेरे पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में चले गए, कोर्ट ने मेरी कस्टडी मेरे अंकल और आंट के फैमिली को दे दी थी। मेरे अंकल के फैमिली ने मुझे 18 साल की उम्र तक संभाला। मैं जानता था कि मैं उनके फैमिली पर एक बर्डन हूं, इसलिए बचपन से ही मैंने लोगों के मूड्स पढ़ना सीख लिया था, दूसरों को खुश रखना सीखा और सोशल इंटरैक्शंस को समझना भी सीख गया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी यही अननोइंग स्किल इस अनफेमिलियर वर्ल्ड में मुझे बार बार खुद को बचाने में मदद करेगी। मैं फीमेल बॉस के पीछे चलता हूं और चुपचाप उसे ऑब्जर्व करता रहता हूं। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने अभी मुझे एक्सपोज क्यों नहीं किया? जब मैं उसके हस्बैंड से मिलूंगा तब मुझे क्या कहना होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे अकेले ऊपर ले जाकर सिर्फ इसलिए पनिश करना चाहती है क्योंकि मैंने खुद को उसका हस्बैंड प्रिटेंड किया? मैंने सब कुछ पहले ही सोच लिया था। अंदर जाने के बाद मैं अपनी सिल्वर टंग का इस्तेमाल करूंगा, उसकी इमोशंस को समझूंगा और रीजन के साथ उसे और उसके हस्बैंड दोनों को कन्विंस करूंगा कि मुझे जाने दें। इसी तरह रैंडम थॉट्स में खोए हुए अचानक वो मिस्टीरियस रूम खुल जाता है। मैं तुरंत अपने नीज पर गिरकर अपॉलॉजी मांगने ही वाला होता हूं कि मेरी नजर सामने जाती है। अचन! मैं उसे पहली नजर में पहचान लेता हूं। थैंक गॉड, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन मेरी आंखों के सामने जो आता है उसे देखकर मैं वहीं रुक जाता हूं। ये मेरे अपने रूम का फेमिलियर लेआउट और फर्नीचर है। नाइट स्टैंड पर एक फोटो फ्रेम रखा है। उस फोटो में 3 लोगों का फैमिली है और तीनों के चेहरे पर ब्राइट स्माइल्स हैं। वो मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी एकमात्र फोटो है। मेरी आंखों के कॉर्नर्स हल्के से नम हो जाते हैं। फिर मैं रूम के हर कॉर्नर को ध्यान से देखने लगता हूँ। रूम में कोई और नहीं है। अजीब है, उसका हस्बैंड कहाँ है? हाँ, they kissed, my OTP is real। हाँ, क्या ये सच में फीमेल बॉस का लॉन्ग लॉस्ट हस्बैंड है? यहाँ सिर्फ एक ही ट्रूथ है, ये न्यू प्लेयर एक्चुअली प्लेयर है ही नहीं, ये तो गेम वर्ल्ड का NPC है। मैं खुद को उठाता हूँ और तुरंत सिचुएशन को पलट देता हूँ। फीमेल बॉस मेरे नीचे आ जाती है। मैं अपना सिर नीचे करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कुछ करने वाला होता हूँ मुझे अपने नीचे से लॉन्ग स्टेडी ब्रीथिंग सुनाई देती है। फीमेल बॉस सो चुकी है। उसके लिप्स के कॉर्नर्स हल्के से ऊपर उठे हुए हैं, जैसे वो कोई बहुत अच्छा ड्रीम देख रही हो। मैं अपना सिर हिलाता हूँ और उससे दूर हटने ही वाला होता हूँ कि मन ही मन सोचता हूँ, गू शिंगचन, बस इंतज़ार करो, मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ निकालूंगी। मेरे कदम वहीं रुक जाते हैं।
उसे मेरा रियल वर्ल्ड वाला असली नाम कैसे पता है? क्या मैं सच में इस फीमेल बॉस का हस्बैंड हूं? जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूं, मुझे बीच बीच में कुछ मेमोरीज के छोटे छोटे हिस्से दिखाई देते रहते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा नाम गू शिंगचन है। इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है। और जब भी मैं किसी रैंडम चीज को टच करता हूं, अचानक कोई रैंडम मेमोरी ट्रिगर हो जाती है। आखिर मैं हूं कौन? और मैं यहां आया ही क्यों? नो, मत रोको, मैंने अभी नफ नहीं देखा। अब मेरे जैसे सुपर वीआईपी के लिए आखिर क्या क्या ऑफ लिमिट्स है? मैं पूरी रात इसका इंतजार कर रहा था और कुछ हुआ ही नहीं। बस इतना ही। ये हो क्या रहा है? ये तो हॉरर डंजन होना चाहिए था ना। फिर प्लॉट इतनी अजीब डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? मैं अपना सिर खुजलाता हूँ, दिल में उठी कंफ्यूजन को दबाता हूँ और बाहर जाके सब चेक करने की तैयारी करता हूँ। मैं बस खड़ा ही हुआ था कि मेरी नेकलेस अचानक जमीन पर गिर जाती है। मेरे और फीमेल बॉस की एक फोटो भी उसके साथ गिरकर ठीक मेरे सामने आ जाती है। मैं शौक में फोटो उठाता हूँ। अचानक मेरे दिमाग में कुछ अजीब इमेजेस फ्लैश होती हैं। मैं धड़कते सिर पर हाथ फेरता हूँ और गलती से अपने पास की मुरल को धक्का दे देता हूँ। वो जमीन पर गिरकर टूट जाती है। तभी बुक शेल्फ के अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है। अगले ही पल बुक शेल्फ दोनों तरफ खिसक कर खुल जाती है। मैं उस सीक्रेट रूम के अंदर चला जाता हूँ। दीवारें मेरी फोटोज से भरी हुई हैं और सामने स्क्रीन्स पर वीडियोस चल रही हैं। मेरे सामने का पूरा सीन देखकर मैं शॉक में जम जाता हूँ। जिन मेमोरीज के बारे में सोचने से मैं हमेशा बचता रहा था, वे एक साथ मेरे दिमाग में उमड़ने लगती हैं। सब कुछ तब शुरू हुआ था जब मैं 6 साल का था और मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे थे। मेरे अंकल के फैमिली ने मेरे पेरेंट्स की इंश्योरेंस पे आउट अपने पास रख ली और फिर मुझे सड़कों पर अकेला छोड़ दिया, जहां मुझे होमलेस होकर भटकना पड़ा। फिर जब मैं 7 साल का था और ऑर्फनेज पहुंचा, तो वहां के डायरेक्टर ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं पोटेंशियल अडॉप्टर्स के सामने क्यूट और अच्छा बनने की पूरी कोशिश करता था, इस उम्मीद में कि शायद कोई मुझे अपने साथ ले जाए और मेरी जिंदगी बदल जाए। जब मैं 9 साल का हुआ तो आखिरकार मैंने बैकयार्ड में एक टनल खोदना शुरू कर दिया। एक एक करके सारी मेमोरीज मेरी आंखों के सामने फ्लैश होती जाती हैं। मैं ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ खड़ा होकर अपनी पास्ट लाइफ के उन सभी सीन्स को सामने अनफोल्ड होते देखता रहता हूँ। फिर स्क्रीन पर मेरे मॉम और डैड के चेहरे दिखाई देते हैं, जो इतने समय से मेरी मेमोरी में धुंधले पड़े थे। मैं आगे झुकता हूँ और अचानक मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इन सालों से अपने अंदर दबा हुआ सारा दर्द और सारी शिकायतें आखिर बाहर निकल आती हैं। अचानक सीन बदल जाता है। मेरे सामने एक लड़की का चेहरा दिखाई देता है, जो एक साथ अजनबी भी लगता है और बेहद जाना पहचाना भी। उस लड़की का डेलिकेट फेस वैसा कोल्ड और फ्रॉस्टी नहीं है जैसा वो आज दिखाई देती है। उसकी आंखों में गर्लिश इनोसेंस भरी हुई है। वो वही है, ये फीमेल बॉस है। अडब्ल्यू, ये पुअर बॉय कितना ब्यूटीफुल है। किसने सोचा था कि फीमेल बॉस बचपन में इतनी क्यूट हुआ करती थी? मुझे काफी समय लगता है खुद को काम करने में और अपनी इमोशंस पर कंट्रोल पाने में। फिर मैं बाहर जाकर सब चेक करने का फैसला करता हूँ। मैं बाहर निकलने ही वाला होता हूँ कि दरवाजे के ठीक पास मेरा फेवरेट ब्रेस्ड पॉर्क रखा हुआ दिखाई देता है। जब मेरी मॉम जिंदा थी, तब वो मेरे लिए ये डिश अक्सर बनाया करती थी। बाद में जब मैं सड़कों पर भूखा भटकता था, तो यही वो फ्लेवर था जिसे मैं सबसे ज्यादा मिस करता था। जैसे ही मीट जूस मेरे मुंह में फैलता है, मुझे मॉम का वार्म एम्ब्रेस, डैड के मजबूत हाथ और उनकी खुलकर हंसने की आवाज याद आ जाती है। मेरे चेहरे पर बड़े बड़े आंसू लुढ़कने लगते हैं। मैं सामने रखे ब्रेस्ड पॉर्क के पूरे बोल को जल्दी जल्दी खा जाता हूँ। क्या ये वही लेजेंडरी पे टू विन प्लेयर है? वहां जो आदमी था, उसे अभी डजन्स ऑफ मॉन्स्टर्स ने घेर लिया था और वो मुश्किल से बच पाया। फिर ये इस तरह के गेम वर्ल्ड में इतना चिल कैसे रह सकता है? क्या तुम लोगों को पता नहीं? रूमर है कि ये फीमेल बॉस सुपर वायलेंट और ब्लड थर्स्टी है। उसका फेवरेट काम है पहले अपने प्रे को कैप्टिव रखना और फिर धीरे धीरे उसे टॉर्चर करके खत्म करना। बुलेट स्क्रीन के कमेंट्स मुझे तुरंत रियलिटी में वापस ले आते हैं। सही बात है, ये एक हॉरर गेम डंजन है। वो बोल ऑफ ब्रेस्ड पॉर्क मुझे कुछ पल के लिए इतना कंफर्टेबल महसूस करा गया था कि मेरे मन में यहाँ हमेशा के लिए रहने का ख्याल तक आ गया था। नहीं, मैं इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। तभी एक आवाज आती है। हाय, चलो इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरा नाम लिन बाइशन है। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब से हम फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स? मुझे लगता है जैसे शायद मेरा भी कभी कोई फ्रेंड हुआ करता था। अगर मुझे सही याद है तो। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। हाय, मेरा नाम गू शिंगचन है। हम्म,
एक ऐसा तीन जो पूरे दिन भूखा रहा था, अब उसके पास भागने की एनर्जी तक नहीं बची थी। वो तीन अपना राइट हैंड मेरी पकड़ से छुड़ाता है और वहीं खड़ा होकर तेज तेज सांस लेने लगता है। मैं नहीं कर सकता, अब मैं और नहीं भाग सकता। मुझे छोड़ दो, तुम पहले भाग जाओ। कम ऑन, मेरी बैक पे आ जाओ, मैं तुम्हें कैरी करूंगा। हम फ्रेंड्स हैं, राइट? हरी अप, हमारे पास टाइम नहीं है, मूव। वो वाइट हेयर टीन धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ता है। पीछे मॉन्स्टर्स लगातार करीब आते जा रहे हैं। अचानक वाइट हेयर टीन का चेहरा क्रूअल हो जाता है और वो मुझे पीछे की तरफ जोर से धक्का दे देता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, हम फ्रेंड्स हैं तो अपने फ्रेंड के लिए इतना करना तो ज्यादा नहीं है कि तुम उसकी जगह सैक्रिफाइस कर दो, राइट? मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजती है, गू शिंगचन, तुम अब भी ह्यूमन नेचर पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? जब तुम्हारे अंकल और आंट ने पैसे लेने के बाद तुम्हें छोड़ दिया था, तब उनके कोल्ड चेहरे याद हैं? ऑर्फनेज डायरेक्टर के उस फेक नाइस मास्क के पीछे छिपा हिडियस फेस याद है? सड़कों पर जब तुम लोगों से मदद मांगते थे, तब राह चलते लोगों की डिस्गस्ट भरी नजरें याद हैं? क्या तुमने वो सब भूल गया? घोस्ट अपना मुंह पूरी तरह खोलती है और मुझे निगलने ही वाली होती है। मैं घबरा कर चिल्लाता हूं, आह, स्पेयर मी माय लॉर्ड। मैं बहुत तेज भाग रहा था, इसलिए आपको ठीक से देख नहीं पाया। मुझे नहीं पता था कि आप वही लॉन्ग लॉस्ट लवर हैं जिसे बॉस इतने समय से ढूंढ रही थी। मैं कुछ और कहने ही वाला होता हूं कि अचानक मेरे सामने एक फिगर आकर खड़ी हो जाती है। घोस्ट की आंखें अचानक फैल जाती हैं। अगले ही पल फीमेल बॉस उसे अपने बारे हैंड से 2 हिस्सों में अलग कर देती है, जैसे कोई वाटरमेलन काट रही हो। काला लिक्विड मेरे पीछे की वॉल पर फैल जाता है। पास मौजूद मॉन्स्टर्स इतना डर जाते हैं कि तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। बुलेट कमेंट्स फिर से दिखाई देते हैं। हॉरर गेम्स का फर्स्ट रूल याद रखो, किसी पर भी ट्रस्ट मत करो। सेकंड रूल, जब भी कोई मॉन्स्टर किसी सर्वाइवर को खा लेता है तो वो अगले 5 मिनट्स तक लोगों का पीछा नहीं करता। हेल्प मी, मैं पहले गलत था। हम फ्रेंड्स हैं, राइट? हम फ्रेंड्स हैं, मेरी हेल्प करो, मैं अभी जाना नहीं चाहता। फीमेल बॉस शांत आवाज में कहती है, फाइन, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ताकि तुम जल्दी किंग ऑफ हेल के पास पहुंच सको। हॉरर गेम का थर्ड रूल, वो हल्का सा हेम्च करती है, यहां कोई फ्रेंड्स नहीं है, सिर्फ एनिमीज हैं। ओह माय गॉड, इसने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा था ये न्यूबी टोटल एपिक इडियट है। कौन होगा जो दूसरी बार भी उसी ट्रिक में फंस जाए? फीमेल बॉस कर क्या रही है? दिस इज स्ट्रेट अप चीटिंग। विलन अगर प्रिटी इनफ हो तो लुक्स के सामने मॉरल्स तो वैसे भी गायब हो जाते हैं। ऊपर से कोई जवाब देता है, हे यू अप देयर, नॉनसेंस बोलना बंद करो, हमारी सिस्टर बस काइंड और गॉर्जियस है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। सिमोन नाउ, क्या तुम लोगों ने उसे बेयर हैंड से ड्यूरियन क्रैक करते नहीं देखा? स्क्रीन फिर ब्लैक क्यों हो गई? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? आर यू किडिंग मी? रिफंड। अचानक एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है, लॉन्ग टाइम नो सी गू शिंगचन। मैं उसकी तरफ देखता हूं। आई एम गू वन यू। उसका चेहरा धीरे धीरे मेरे करीब आता जाता है। हवा में एक अजीब सी रोमांटिक टेंशन भर जाती है। तभी एक आवाज सुनाई देती है, वेट लेजी, थैंक गॉड तुम अभी भी ठीक हो। जब मैं अभी ऑर्फनेज में था, एक दिन अचानक एक स्किनी लिटिल गर्ल वहां आई थी। उसी दोपहर मैंने देखा कि कुछ दूसरे बच्चे उस लिटिल गर्ल को चारों तरफ से घेर रहे थे। उन्होंने उसके हाथ से खाना छीन लिया। मेरे लिए दे दो, नहीं दिया तो तुम्हें अच्छा सबक मिलेगा। उन बच्चों के बीच की गैप से मुझे एक पेयर ऑफ आईज दिखाई दी, जिन्हें मैं अपनी पूरी जिंदगी कभी भूल नहीं सकता। उन आंखों में जीने की एक जबरदस्त इच्छा जल रही थी। वो लड़की अपने हाथ में पकड़े स्टीम्ड बन को ऐसे पकड़े हुए थी जैसे वही उसकी जिंदगी हो। 3 दिनों से बिना ठीक से खाना खाए रहने के बाद वो बन उसके लिए खुद को संभाले रखने की आखिरी उम्मीद थी। हेडमास्टर आ रहा है। मैं तुरंत उसकी तरफ दौड़ता हूं। वो लिटिल गर्ल मुझे भी कोई ऐसा ही बैड गाय समझती है जो उसका बन छीनने आया है, इसलिए वो पूरा बन तुरंत अपने मुंह में डाल लेती है और चोकिंग जैसी हालत में आने लगती है। मैं जल्दी से अपने रूम में छिपा कर रखा क्लीन वाटर लाता हूं और थोड़ा थोड़ा करके उसे पिलाता हूं। वो लड़की कुछ बार खांसती है और आखिरकार उसकी सांस सामान्य हो जाती है। इसके लिए मुझसे थैंक्स एक्सपेक्ट मत करना, इट्स ओके, बस तुम ठीक हो, यही काफ़ी है। तुम बहुत समय से हंग्री लग रही हो, आराम से खाओ, शाय मत हो। अब से हम फ्रेंड्स हैं। लिटिल गर्ल मुझे सस्पिशियस नज़रों से देखती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, तो वो जल्दी से बन वापस मुंह में रखती है और बड़े बड़े बाइट्स लेने लगती है। धीरे खाओ, कोई तुमसे इसे छीनने नहीं वाला। मैं उससे उसका नाम पूछता हूँ। वो सिर नीचे करके ज़मीन को देखती रहती है और कुछ नहीं कहती। मैं तुरंत समझ जाता हूँ वो भी मेरी तरह ही एक पुअर किड है। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, मेरा नाम गू शिंगचन है।
मॉम कहती थीं कि आसमान में मौजूद स्टार्स भले ही बहुत नोटिसेबल न हो, लेकिन हर स्टार अपनी यूनिक लाइट से ज़रूर चमकता है और दूसरों के लिए रास्ता रोशन करता है। अगर आसमान के सारे स्टार्स एक साथ इकट्ठे हो जाएं, तो वे पूरी डार्क नाइट को भी रोशन कर सकते हैं। मैं उसकी तरफ देखकर आगे कहता हूँ, अब जब हमारे पास स्टार्स हैं, तो मून कैसे नहीं हो सकता? आज से मैं तुम्हें गु वान्यू बुलाऊंगा। स्टार्स हमेशा मून के साथ रहेंगे, ताकि मून को कभी अकेला महसूस न हो। लिटिल गर्ल ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ मुझे देखती रहती है। वो एक शब्द भी नहीं बोलती, लेकिन अगले कुछ दिनों तक जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता, मुझे एक छोटी सी टेल कुछ दूरी पर मेरे पीछे आती दिखाई देती। उस दिन ऑर्फनेज का हेडमास्टर मुझे फिर उसी छोटे अंधेरे रूम में ले गया। कुछ देर बाद मैं हेडमास्टर के ऑफिस से बाहर आता हूँ। मेरा पूरा शरीर ब्रूज्ड और स्वोलन है। गु वान्यू तुरंत मेरी तरफ दौड़ती है और मुझे सहारा देकर खड़ा करती है। मैं थकी हुई आवाज में कहता हूँ, वान्यू, जिंदा रहना बहुत टायरिंग है। दिन में मैं हमेशा मॉम की बातें याद करने की कोशिश करता हूँ, फिर चेहरे पर एक बड़ी ब्राइट स्माइल रखता हूँ ताकि अपनी लाइट से दूसरों को खुश कर सकूं। लेकिन मैं सच में बहुत थक गया हूँ। मैं कुछ पल रुकता हूँ। मैं सिर्फ रात में जब अकेला होता हूँ तब रोने की हिम्मत करता हूँ, और रोते वक्त आवाज़ भी नहीं करता। मुझे डर लगता है कि मेरी वजह से बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। मुझे मॉम और डैड की बहुत याद आती है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो ये पेन खत्म हो जाएगा? क्या तब मैं मॉम और डैड से दोबारा मिल पाऊंगा? गु वान्यू अपना सिर नीचे किए चुपचाप खड़ी रहती है। अचानक वो उठती है और सीधा हेडमास्टर के ऑफिस की तरफ भागने लगती है। क्या उस ओल्ड बास्टर्ड ने तुम्हारे साथ फिर कुछ किया? यहीं रुको, मैं उससे निपटती हूं। ये पहली बार था जब मैंने उसके चेहरे पर वो क्रूअल और ब्लड थर्स्टी एक्सप्रेशन देखा था। मैं तुरंत गुस्से में आगे बढ़ती गु वान्यू को रोक लेता हूं और उसे कसकर पकड़कर वहीं रोक देता हूं। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि किसी पर डिपेंड करने का मतलब क्या होता है, और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि किसी के साथ एक रियल बॉन्ड बनना कैसा होता है। इस दुनिया में कोई और भी था जिसे मेरी परवाह थी, कोई ऐसा जो मेरे लिए अपना सब कुछ रिस्क करने को तैयार था। मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू पेन की वजह से नहीं थे, ये हैप्पीनेस और वार्मथ की वजह से थे। उस दिन से मुझे पता चल गया था कि मैं अकेला नहीं हूँ। अब मेरे पास एक और फैमिली मेंबर था। उस दिन के बाद गु वान्यू और मैं ऑर्फनेज में हमेशा साथ रहने लगे। गु वान्यू मुझे इस दुनिया में किसी भी दूसरे इंसान से बेहतर जानती है। उसे पता है कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ब्रेज्ड पॉर्क जो मेरी मॉम मेरे लिए बनाया करती थी। हम दोनों मिलकर बैड गाइज का सामना करते थे और साथ बैठकर एस्केप करने के नए नए तरीके सोचते थे। उसके बर्थडे पर मैंने अपने हाथों से उसके लिए एक नेकलेस बनाया था। उसके अंदर हम दोनों की एक फ़ोटो थी। उस फोटो में हम दोनों कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। हालांकि वो दिन बहुत खुशियों से भरे थे, लेकिन ऑर्फनेज में अब भी बहुत सारे बैड पीपल थे। इसलिए हमने इस प्रिजन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का फैसला किया। उस रात गु वान्यू और मैं तब तक इंतज़ार करते रहे जब तक सब सो नहीं गए। फिर हमने ऑर्फनेज के बैकयार्ड में एक टनल खोदी और बिना कोई आवाज़ किए बाहर निकल गए। हम अपनी नई जिंदगी को लेकर इतने एक्साइटेड थे कि हमें लगा अब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन तभी ह्यूमन ट्रैफिकर्स के एक ग्रुप ने हमें पकड़ लिया और हमें देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर अलग कर दिया। उसके बाद हम फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख पाए। इतने साल बीत जाने के बाद भी मैंने उसे ढूंढना कभी बंद नहीं किया। मुझे पूरा यकीन था कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे दोबारा मिलूंगा भी, और वो भी ऐसी जगह, ऐसे तरीके से। अचानक पिक्चर वापस दिखाई देने लगती है। नो वे! फीमेल बॉस के सिर के ऊपर रोमांस प्रोग्रेस बार 80% पर पहुंच गया है। इस न्यू प्लेयर ने बॉस के साथ रोमांस कब शुरू कर लिया? उसने आखिर ऐसा किया कैसे? ओह माय गॉड! मैं बुलेट कमेंट्स के बीच से गु वान्यू को देखता हूं। वो स्क्रॉनी लिटिल गर्ल जिसे मैं तब जानता था, अब एक फेयर, ब्यूटीफुल और कर्वी मैच्योर वुमन बन चुकी है। वही टेरिफाइंग फीमेल बॉस जिससे यहां हर कोई डरता है। और मैं तो बस एक छोटा सा न्यूबी हूं जो गलती से यहां आ पहुंचा। वो यहां क्यों है? और वो गेम एनपीसी कैसे बन गई? मैं अभी इन सवालों के बारे में सोच ही रहा था कि गु वान्यू मेरा हाथ पकड़ लेती है और मुझे सेकंड फ्लोर के उस मिस्टीरियस रूम तक ले जाती है। फिर वो मुझे बेड पे धक्का दे देती है। मैं बेड पे खुद को संभालता हूं और पीछे हट जाता हूं। गु वान्यू, तुम क्या कर रही हो? वो मेरी तरफ देखती है। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? क्या हम फैमिली नहीं हैं? फैमिली को सेम बेड पर सोना चाहिए, राइट? मैं तुरंत जवाब देता हूं, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी लिटिल सिस्टर की तरह देखा है। हम ऐसा नहीं कर सकते। वो हल्की सी मुस्कुराती है। ओ, तो तुम ऐसे बिग ब्रदर हो जो हर तरह की एडल्ट चीजें कर सकता है। एंड नो, बात वो नहीं है।
मेरा मतलब वो नहीं था। बुलेट कमेंट्स फिर से भर जाते हैं। ब्रो, तुम्हारा माउथ कह रहा है कि तुम ये नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारा बॉडी तो कुछ और ही बता रहा है। AHHH, ये फॉरबिडन सिबलिंग रोमांस ट्रोप तो बहुत ज्यादा है। मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। मैं तो फेंट होने वाला हूं। ये दोनों एक दूसरे के लिए इतने परफेक्ट हैं। मैं चिल्लाए जा रहा हूं। मुझे भी ऐसी लिटिल सिस्टर चाहिए। कहाँ साइन अप करना है? ये तो उन नॉवल से भी ज्यादा एक्साइटिंग है जो मैं पढ़ता हूं। ब्रो, सीरियसली? क्या तुम वुमन से फर्स्ट मूव करवाओगे? वैसे इतने सारे लोगों का देखना थोड़ा ऑकवर्ड है। उसकी तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो। लेट्स कीप गोइंग। ओह नो, प्लीज डोंट। थोड़ा कट मी सम स्लैक, विल यू? मैंने स्पेसिफिकली इस सब के लिए एक दिन की छुट्टी ली थी और अब स्क्रीन ब्लैक हो गई। मेरे $200। क्या ये न्यू गाय सच में इसे हैंडल कर पाएगा? आखिर ये वही अल्टीमेट बॉस है जो सुपरनैचुरल एंटिटीज को बारे हैंड से भी संभाल सकती है। उसकी स्टैमिना तो ऑफ द चार्ट्स है। जानना है कि ये उसे हैंडल कर पाएगा या नहीं। इजी, बस वेट करो और देखते हैं पिक्चर वापस आने में कितना टाइम लगता है। वेट, क्या इसी वजह से हम पूरी रात ब्लैक स्क्रीन को घूरते रहें? ओह वेट, पिक्चर वापस आ गई। गु वान्यू मेरी तरफ देखकर पूछती है, एचिन, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बुलेट कमेंट्स तुरंत फट पड़ते हैं। डूड, स्नैप आउट ऑफ इट। तुम्हारे सामने एपिक लेवल सुपर बॉस खड़ी है। ओह नो! पिछली रात कितनी भी अच्छी रही हो, उसे ये मत बताना कि तुम उससे प्यार करते हो। हमारी थरो रिसर्च के अकॉर्डिंग जब फीमेल बॉस के सिर के ऊपर रोमांस प्रोग्रेस बार 100% तक पहुंच जाता है, तब प्लेयर हमेशा के लिए गेम वर्ल्ड में ट्रैप्ड हो जाता है। फिर तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, कभी लीव नहीं कर पाओगे। मैं बिना किसी हेजिटेशन के कहता हूं, परफेक्ट है फिर। आई लव यू वान्यू। फिर मैं मुस्कुराकर कहता हूं, स्टार हमेशा मून के साथ रहेगा। उस दिन के बाद से हम इसी हॉरर गेम इंस्टेंस में रहते हुए शेमलेसली लवी डोवी लाइफ जीने लगते हैं। जहां बाकी प्लेयर्स डर के मारे सुपरनैचुरल मॉन्स्टर्स से भाग रहे हैं, वहीं गु वान्यू और मैं साथ में खाते हैं, साथ सोते हैं और साथ मिलकर बुलेट कमेंट्स ऑफ कर देते हैं। हम प्रैक्टिकली हनीमून फेज में रहने वाले कपल बन चुके हैं। PDA तुम्हें गेम से बाहर करवा देगा। फ्लेक्स करना बंद करो, ज्यादा कॉकी मत बनो। मैं कल ब्लाइंड डेट पर जा रही हूं, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने तुम लोगों के साथ कुछ नहीं किया। वेट, मैं तो हॉरर गेम लिव स्ट्रीम देखने आया था। फिर तुम सिंगल लोगों के सामने ये रोमांस क्यों दिखा रहे हो? डूड, क्या तुम गोल भूल गए? गोल है अलाइव रहकर बाहर निकलना। क्या गेम से 100 मिलियन मिल सकते हैं? पूरे 100 मिलियन। डूड, उस पैसे से तो तुम कोई भी गर्ल पा सकते हो, राइट? इडियट। मैं बुलेट स्क्रीन पे आ रहे जेलस कमेंट्स को पूरी तरह इग्नोर कर देता हूं। उन्हें पता ही क्या है, इस वर्ल्ड का फाइनल बॉस मेरे ठीक पास है। फिर मुझे उस 100 मिलियन की चिंता क्यों करनी चाहिए? एक के बाद एक कई दिन बीत जाते हैं। अब गेम खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी है और पूरे गेम में अब सिर्फ वही एक लिविंग प्लेयर बचा है। क्या ये सच में हमेशा के लिए गेम वर्ल्ड में रहने वाला है? ब्रो, मेरी बात सुनो। पहले बाहर निकलो और पैसे ले लो। अगर तुम्हें सच में पैसे नहीं चाहिए तो मुझे दे देना। अगर मुझे अपने लवर और 100 मिलियन में से एक चुनना पड़े तो मैं भी हमेशा अपने लवर के साथ रहना चूज करूंगी। डैम, इतना लव ऑब्सेस्ड होना भी इंसेन है। गर्ल, ट्रस्ट मी, सिर्फ मनी ही कभी तुम्हें बिट्रे नहीं करेगा। फिर एक कमेंटर कहता है, एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूं, फीमेल बॉस के सिर के ऊपर प्रोग्रेस बार अभी 100% नहीं हुआ है, राइट? अगर मुझे सही याद है तो वो अभी 99% पर है। मैंने इस बारे में वान्यू से भी पूछा था, तुम्हारे सिर के ऊपर वाला प्रोग्रेस बार आखिर 100% क्यों नहीं हो रहा? वो बस सिर हिला देती है और कोई जवाब नहीं देती। मेरे दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा हो जाती है। मैं फूड लेकर किचन से उस रूम की तरफ बढ़ता हूं जो सिर्फ हमारा है। रास्ते में जितने भी रैम्पेजिंग घोस्ट मुझे देखते हैं, वे एक एक करके मेरे सामने झुक जाते हैं। एक घोस्ट तो इतना थॉटफुल निकलता है कि मेरे लिए डोर तक खोल देता है। मैं उसे थैंक्स में देखकर मुस्कुराता हूं और रूम के अंदर चला जाता हूं। बेब, मुझे थोड़ा और सोने दो, बस थोड़ा सा। रूम में पूरी तरह सन्नाटा है। अचानक गु वान्यू की आंखें खुल जाती हैं। उसकी आंखों में आइसी कोल्ड फ्यूरी भरी हुई है। मैं तुम्हें सच में भूल गई थी, लिटिल पीस ऑफ ट्रैश। बाहर आओ। मैं दूर पर खड़ा रह जाता हूं और मेरी आंखें शॉक में फैल जाती हैं। मेरे पीछे से ब्लॉन्ड गाय बाहर निकलता है। उसने मेरी वेस्ट पर पिस्टल तान रखी है और उसके चेहरे पर सिनिस्टर ग्रिन है। लकी है कि मैंने ब्लैक मार्केट पर बहुत पैसे खर्च करके एक रेजरेक्शन कार्ड खरीदा था। मैं इसे इतने समय से छिपा कर रखे हुए था, सिर्फ आज के लिए। हाँ। गु वान्यू की आवाज तुरंत ठंडी हो जाती है। अपने गंदे हाथ उससे हटाओ। ब्लॉन्ड गाय हंसता है। और अगर मैंने नहीं हटाए तो तुम मेरा क्या कर लोगी? हाँ? फिर वो गेम रूल्स की तरफ इशारा करता है। अगर मैं गलत नहीं हूं
तो रूल्स के हिसाब से तुम सर्वाइवर्स पर अटैक नहीं कर सकती, राइट? मैं कई दिनों से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूं। तुम घोस्ट को अपने बेयर हैंड से संभाल सकती हो, ये मैंने देखा है। लेकिन तुमने आज तक एक भी सर्वाइवर को हर्ट नहीं किया। वो हंसता है, हाँ हाँ हाँ, फिर वो चारों तरफ देखता है। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहां कुछ ज्यादा ही शांति है? तुम्हारे सारे घोस्ट अंडरलिंग्स कहाँ चले गए? हाँ 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 हाँ, वो अपनी दूसरी कार्ड निकालता है। रेजरेक्शन कार्ड के अलावा मैंने ब्लैक मार्केट से एक डिफेंस कार्ड भी खरीदी है। ये 20 क्यूबिक मीटर के स्पेस के बाहर मौजूद सभी घोस्ट को ब्लॉक कर सकती है पूरे 10 मिनट्स के लिए। वो सिनिस्टर स्माइल देता है। इन 10 मिनट्स में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जैसे उस इंसान को ख़त्म करना जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा परवाह है, और फिर पूरे 100 मिलियन अपने लिए ले जाना। अचानक एक तेज़ धमाका होता है, मेरी पपिल्स फैल जाती हैं, मैं सीधा ज़मीन पर गिर जाता हूँ। मेरे नीचे धीरे धीरे एक डार्क रेड पूल फैलने लगता है। बुलेट कमेंट्स में हड़कंप मच जाता है। नो, माय ओटीपी गॉट अ बैड एंडिंग। क्या मैं रिचार्ज करके इन्हें रेजरेक्शन कार्ड खरीद कर दे सकता हूं? वेट, न्यूबी को वापस लाने का एक्चुअली कोई तरीका है? व्हाट? लू शाओनान, कौन सा तरीका? जल्दी बोलो। ऑफिशियल इन्फो के अकॉर्डिंग जब बॉस का रोमांस प्रोग्रेस 100% तक पहुंचता है तब उसके पास 2 चॉइसेस होती हैं। ऑप्शन 1, जिस प्लेयर के साथ उसका बॉन्ड बना है उसे हमेशा के लिए गेम वर्ल्ड में रख लेना। ऑप्शन 2, अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके उस प्लेयर को अपने साथ ले जाना। लेकिन अगर वो दूसरा ऑप्शन चुनती है तो गेम सिर्फ 5 सेकंड्स में तुरंत खत्म हो जाएगा। हा हा हा, तो मेरे ओटीपी को फिर भी बैड एंडिंग ही मिलेगी, राइट? नो, गू वान्यू की आंखें भर आती हैं। डोंट डू दिस। अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई देती है। प्लेयर एंड एनपीसी बॉन्ड वैल्यू हैज ब्रोकन द क्रिटिकल पॉइंट। हिडन प्लॉट ट्रिगर्ड। ऑप्शन 1, कीप गू शिंगचन इन द गेम वर्ल्ड फॉरएवर। ऑप्शन 2, सैक्रिफाइस योर लाइफ टू गू शिंगचन। गू वान्यू बिना हेजिटेशन के कहती है, आई चूज ऑप्शन 2। आई वॉन्ट टू टेक हिम विद मी। सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई देती है। बॉस एक्टिवेट सैक्रिफाइस मोड एंड चूजेस टू टेक प्लेयर 64 अवे। हा, 5 सेकंड्स रिमेनिंग अंटिल गेम एंड्स। मैं घबरा कर उसकी तरफ देखता हूं। नो वान्यू, ऐसा मत करो। गू वान्यू मेरी तरफ देखती है। एचन, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें दोबारा अपने सामने हेल्पलेस होकर नहीं देख सकती। मैं तुम्हें फिर से कुछ होते हुए देखकर भी कुछ ना करूं, ऐसा नहीं कर सकती। वो धीरे से कहती है, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। पहले बस मेरी बात सुनो। एचन, वो हल्का सा मुस्कुराती है। स्टार्स वो होते हैं जो अपनी लाइट देते हैं, लेकिन मून खुद लाइट नहीं देता। फिर भी अगर मून मौजूद न हो तो स्टार्स अपनी रोशनी से पूरी नाइट को रोशन कर सकते हैं। उसकी आवाज़ धीमी पड़ने लगती है। मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू। अगर उस दिन तुम रूफटॉप पर नहीं आए होते तो शायद मैं बहुत पहले ही जीने की हिम्मत खो चुकी होती, और फिर हमारे बीच वो सारे हैप्पी मोमेंट्स कभी नहीं आते। मैं कंफ्यूजन में पूछता हूं, रूफटॉप? कौन सा रूफटॉप? वान्यू, तुम क्या बात कर रही हो? गू वान्यू मुझे देखती है। आचन, मुझे एक नाम देने के लिए थैंक यू। मुझे एक होम देने के लिए थैंक यू। उसकी आंखों में आंसू हैं। आचन, अगले जन्म में भी मैं तुम्हारी मून बनना चाहती हूँ। वो आखिरी बार मुस्कुराती है। हाँ हाँ हाँ। सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजती है। गेम ओवर। नंबर ऑफ सर्वाइवर्स इन एस क्लास हॉरर गेम डंजन 1। कंग्रेचुलेशंस होस्ट। द सिस्टम इज इशुइंग अ रिवॉर्ड ऑफ 100 मिलियन युआन। मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हूँ। मेरे सामने हर चीज़ वाइट है। वाइट सीलिंग, वाइट वॉल्स, वाइट बेड शीट्स और क्विल्ट। थोड़ी दूर एक हेलमेट रखा हुआ है। एक आदमी मेरी तरफ देखकर कहता है, मिस्टर गू। फिर वो आगे कहता है, ये 3761 स्टोन टाइम है। आप फिर फेल हो गए। मैं कंफ्यूजन में पूछता हूं, व्हाट डू यू मीन? क्या फेल हुआ? वान्यू? गू वान्यू कहाँ है? वो साई करता है। सर, अभी एंग्शियस मत होइए। आप काफ़ी लंबे समय से बेड पर हैं, इसलिए आपका बॉडी अभी थोड़ा स्टिफ है, लेकिन जल्द ही बेहतर महसूस होगा। फिर वो कहता है, मैडम इस वक्त आईसीयू में है, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी कंडीशन स्टेबल है। मैं तुरंत उसकी तरफ देखता हूँ। मैडम कौन? क्या वो वान्यू है? फिर मेरे दिमाग में एक और सवाल आता है, वान्यू और मेरी शादी कब हुई? अगर वो आईसीयू में हैं तो आप इसे स्टेबल कैसे कह सकते हैं? वो मेरी तरफ एक डॉक्यूमेंट बढ़ाता है। सर, जब तक आपका बॉडी फिर से मूवमेंट का आदी हो रहा है, आप पहले इसे देख सकते हैं। इसे पढ़ने के बाद आपको सब समझ आ जाएगा। मैं बेचैनी में उस डॉक्यूमेंट की तरफ देखता हूँ। वो शांत आवाज़ में कहता है, मुझे पता है कि आप अभी बहुत एंग्शियस हैं और काफ़ी कंफ्यूज्ड भी, लेकिन बस एक मोमेंट रुकिए, मैं आपको धीरे धीरे सब एक्सप्लेन करता हूँ।
मैं गू शिंगचन हूँ और अब मैं आपको गू वान्यू और आपके बीच की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। आखिरकार मुझे पता चलता है गू वान्यू रियल वर्ल्ड में मेरी वाइफ है और ये हॉरर गेम गू वान्यू द्वारा लिखे गए एक हॉरर मिस्ट्री नॉवल पर बेस्ड है। जब वान्यू और मैं ह्यूमन ट्रैफिकर्स के हाथों किडनैप्ड हुए और एक दूसरे से अलग कर दिए गए, तब मैं जगह जगह भटकते हुए लोगों से मदद मांगकर अपना गुजारा करता रहा। जब मैं 15 साल का था, तब आखिरकार मैं उन ट्रैफिकर्स से बचकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैंने पुलिस की मदद से उस पूरे गैंग को पकड़वाने में मदद की और तुरंत गू वान्यू के बारे में पूछा। पुलिस ने मुझे बताया कि इस गैंग के हाथों किडनैप्ड किए गए कई बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ था और उनके बचने की उम्मीद बेहद कम थी। मुझे डर था कि गू वान्यू भी बहुत बड़े खतरे में है। मैं टूटे हुए दिल के साथ सड़क पर चलता रहा। चारों तरफ भीड़ थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं। मैं सड़क किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। जिस फैमिली को मैंने आखिरकार ढूंढा था, वो भी मुझसे एक बार फिर दूर हो गई थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। राह चलते लोग मुझे देखकर भी अपना रास्ता बदलकर आगे निकलते रहे। जब मेरी आंखें दोबारा खुलीं, आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। कुछ ही देर में बारिश और तेज हो गई। मैं रूफटॉप पर चला गया। मेरे मन में सब कुछ खत्म कर देने का ख्याल आ रहा था। मैं बस आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक एक हाथ ने मुझे पकड़कर पीछे खींच लिया। मैंने पलट कर देखा। वो गू वान्यू थी। वही गू वान्यू जिसे मैंने सोचा था कि शायद मैं अब कभी नहीं देख पाऊंगा। उसने मुझे बताया कि उस साल ह्यूमन ट्रैफिकर्स द्वारा किडनैप्ड होने के बाद उसने भी मुझे ढूंढने की हर पॉसिबल कोशिश की थी। कुछ समय पहले उसने न्यूज़ में देखा कि सिटी जेड में एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग को पकड़ लिया गया है, इसलिए अपनी आखिरी उम्मीद लेकर वो सिटी जेड आ गई। लेकिन उसने पूरे शहर का एक एक कोना ढूंढ डाला और फिर भी उसे मेरा कोई ट्रेस नहीं मिला। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था और उसके अंदर आगे जीने की हिम्मत नहीं बची थी। वो किसी रैंडम रूफटॉप पर जाकर सब कुछ खत्म करने का फैसला कर चुकी थी। लेकिन तभी उसने मुझे भी उसी रूफटॉप की तरफ आते हुए देख लिया और तुरंत मुझे रोक लिया। मैंने गू वान्यू को कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे पिछले इतने सालों की अपनी पूरी कहानी बता दी। एक दूसरे को दोबारा पाने के बाद हमने फैसला किया कि अब हम कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम रूफटॉप से नीचे जाने ही वाले थे कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। आसमान से बिजली चमकी और सीधा मेरी तरफ आ गिरी। मैं रूफटॉप से नीचे गिर गया। मुझे बचाने के लिए गू वान्यू भी तुरंत मेरे पीछे कूद पड़ी। लकीली पुलिस समय पर पहुंच चुकी थी और उन्होंने नीचे प्रोटेक्टिव मेजर्स पहले से तैयार कर रखे थे। और जिस तरह मैं उस एक्सीडेंट के बाद भी चमत्कारिक रूप से बच गया, वो खुद किसी मिरेकल से कम नहीं था। उस दिन के बाद जैसे हमारी किस्मत ही बदल गई। हम एक रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रहे थे जहां हेल्प वांटेड का साइन लगा था। बॉस को हमारी सिचुएशन पर तरस आया, इसलिए उसने हमें अपने रेस्टोरेंट में काम पर रख लिया। मैंने किचन में कुकिंग सीखना शुरू कर दिया। गू वान्यू फ्रंट डेस्क पर वेट्रेस का काम करने लगी। आखिरकार हमारी भटकती हुई जिंदगी रुक गई। अब हमारे पास रहने के लिए एक जगह थी। धीरे धीरे हमारी लाइफ बेहतर होती चली गई। जब मैं 18 साल का हुआ, तब मुझे एक लॉयर से पता चला कि मेरे अंकल और आंट, जो मेरे लीगल गार्डियंस थे, उन्हें मेरे पेरेंट्स द्वारा छोड़े गए इंश्योरेंस पे आउट को अपनी मर्जी से रखने का कोई अधिकार नहीं था। 18 साल का होकर एडल्ट बनने के बाद मुझे लीगली ये अधिकार था कि मैं उनसे वो इंश्योरेंस पे आउट वापस मांग सकूं। मैं लॉयर के डॉक्यूमेंट्स लेकर सीधे अपने अंकल और आंट के खिलाफ कोर्ट चला गया। आखिरकार मेरे पेरेंट्स का इंश्योरेंस पे आउट मुझे वापस मिल गया। मैंने चुपचाप उसमें से कुछ पैसे अपने बॉस के लिए छोड़ दिए। पिछले 3 सालों में हमने जो स्किल्स सीखी थीं, उन्हीं के दम पर गू वान्यू और मैंने सिटी सेंटर में अपना खुद का रेस्टोरेंट शुरू कर लिया। हमने उसका नाम रखा शिंग्यू बिस्ट्रो। हमने एक हाउस भी खरीद लिया। इस कोल्ड और अनफीलिंग सिटी में आखिरकार हमारा अपना एक होम था। मेरी मॉम अपने टाइम की इंडस्ट्री की बहुत फेमस शेफ हुआ करती थीं। उनके कुकिंग के फ्लेवर की मेरी मेमोरीज के आधार पर मैंने ब्रेज्ड पॉर्क का एक इम्प्रूव्ड वर्जन तैयार किया। कस्टमर्स को उसका टेस्ट इतना पसंद आया कि हमें ढेरों प्रेज मिलने लगी। यहाँ तक कि कई टीवी स्टेशंस भी हमारे स्टोर को कवर करने आने लगे। हमारे रेस्टोरेंट का बिजनेस लगातार बूमिंग करने लगा। जिस दिन हमें लगा कि हमें अपनी ज़िंदगी दोबारा मिल गई है, उसे सेलिब्रेट करने के लिए अगले साल उसी दिन गू वान्यू और मैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए और हमने अपनी मैरिज रजिस्टर कर ली। इसके बाद के दिनों में मैं रेस्टोरेंट का काम संभालता रहा, जबकि गू वान्यू ने अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर दिया। अपनी मेहनत के दम पर आखिरकार उसे कॉलेज एडमिशन लेटर मिल गया। गू वान्यू ने राइटिंग को अपना मेजर चुना। उसने मुझे बताया कि जब उसके पेरेंट्स जिंदा थे, तब उन्हें उसे बेड टाइम स्टोरीज सुनाना बहुत पसंद था।
बाद में उसका पहला पब्लिश नॉवल ऑनलाइन इतना बड़ा हिट बन गया कि कई गेम कंपनीज ने भी हमसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। वे गु वान्यू के नॉवल को सेटिंग बनाकर एक बिल्कुल नया गेम डेवलप करना चाहते थे। सब कुछ बेहद स्मूथली चल रहा था, लेकिन हमारी खुशियां ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकीं। एक एक्सीडेंट ने फिर सब कुछ बदल दिया। रॉबर्स के एक गैंग ने हमें टारगेट बना लिया। एक डार्क और विंडी नाइट में कुछ मास्क्ड मैन ने गु वान्यू को किडनैप कर लिया और उसके बदले मुझसे 100 मिलियन युआन मांगे। गु वान्यू और मैंने इतने सालों में जो भी सेविंग्स बड़ी मेहनत से जमा की थीं, मैंने सब निकाल ली, लेकिन फिर भी वो अमाउंट काफ़ी नहीं था। आखिर में मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। मैंने लोन शार्क से बहुत सारा पैसा उधार लिया और किसी तरह पूरे 100 मिलियन युआन जुटा लिए और आखिरकार गु वान्यू को वापस ले आया। जैसे ही गु वान्यू और मैं एक दूसरे को गले लगाकर खुशी के आंसू रो रहे थे, मेरी नज़र एक किडनैपर पर पड़ी। उसने हमारी तरफ पिस्टल उठाई। फिर अचानक एक तेज आवाज गूंजी, नो! मैं तुरंत गु वान्यू को अपने पीछे कर लेता हूं और उसे प्रोटेक्ट करता हूं। गु वान्यू मुझे पकड़कर रोते हुए कहती है, एचेन, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अपना हाथ उठाकर उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू पोंछने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसके आंसू लगातार बहते जा रहे हैं। मैं धीरे से कहता हूं, आई एम सॉरी। लगता है स्टार अब मून के साथ नहीं रह पाएगा, लेकिन मेरे बिना भी तुम्हें अपनी लाइफ अच्छी तरह जीनी होगी। फ्रीज, तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। 72 आवर्स तक इमरजेंसी ट्रीटमेंट चलता रहता है। लकली मैं पूरी तरह इस दुनिया से नहीं गया था, लेकिन मेरी कंडीशन ऐसी थी कि फर्क करना मुश्किल था। उस इंसिडेंट की वजह से मेरे ब्रेन को गंभीर नुकसान पहुंचा था। मैं एक वेजिटेटिव स्टेट में चला गया और फिर बेड पर ही रहने की स्थिति में पहुंच गया। गु वान्यू आईसीयू के ग्लास के बाहर खड़ी होकर मुझे देखती रही। मैं अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गु वान्यू घर गई ताकि कुछ टॉयलेटरीज ले आए। वहां उसे कॉफी टेबल पर मेरे छोड़े हुए कई डॉक्यूमेंट्स मिले, एक डिवोर्स एग्रीमेंट और एक स्टेटमेंट जिसमें मैंने मिस गु वान्यू से अपने सभी लीगल टाइज खत्म करने की बात लिखी थी। उस स्टेटमेंट में साफ लिखा था कि लोन शार्क से लिया गया सारा डेट मिस गु वान्यू से किसी भी तरह जुड़ा नहीं है। डिवोर्स के बाद वो पूरी तरह मेरी पर्सनल लायबिलिटी होगी। उसी जगह एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी थी जो मैंने बहुत पहले खरीदी थी। उसकी बेनिफिशियरी गु वान्यू थी। इसके बाद के दिनों में गु वान्यू हर दिन हॉस्पिटल आती रही। वो मेरी देखभाल करती और हमारे साथ बिताए हर पल की बातें मुझे सुनाती रहती। उसे उम्मीद थी कि शायद उसकी आवाज़ मुझे वापस ले आएगी। उधर गु वान्यू ने जिस गेम को गेम कंपनी के साथ केओ डेवलप किया था, वो प्लेयर्स के बीच बहुत बड़ा हिट बन चुका था। एक दिन गेम प्रोडक्शन टीम ने उसे बताया कि उन्होंने एक मेडिकल स्कूल के साथ मिलकर एक नए प्रोजेक्ट में मेजर ब्रेक थ्रू हासिल किया है। उनका कहना था कि अगर पेशेंट गेमिंग हेडसेट पहनकर अपने ब्रेन नर्व्स को गेम वर्ल्ड से कनेक्ट करे तो गेम वर्ल्ड से मिलने वाली स्टिमुलेशन शायद वेजिटेटिव पेशेंट्स को दोबारा जागने में मदद कर सकती है। लेकिन इसके लिए एक खास कंडीशन थी। अगर गु वान्यू मुझे जगाना चाहती थी तो उसे उस इंसान के तौर पर गेम वर्ल्ड में एंटर करना होगा जिसका मेरे साथ सबसे गहरा बॉन्ड था। उसे गेम के अंदर मेरा मेमोरी मॉड्यूल ढूंढना होगा और मुझे रियल वर्ल्ड की मेमोरीज धीरे धीरे याद दिलानी होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेमोरी मॉड्यूल को डैमेज नहीं होना चाहिए, तभी मेरे वापस जागने की कोई चांस थी। गेम वर्ल्ड में मौजूद मेरा वर्जन रियल वर्ल्ड की कोई मेमोरी नहीं रखता था, इसलिए जिस इंसान का मेरे साथ डीपेस्ट बॉन्ड था उसे मुझे धीरे धीरे जगाना ही था। टीम अभी समझा ही रही थी कि गु वान्यू ने उन्हें रोक दिया। स्टॉप टॉकिंग, मैं जाऊंगी, चाहे जो भी कॉस्ट हो, मैं एचएन को वापस जगाऊंगी। टीम ने उसे समझाया, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आपकी सेफ्टी के लिए हम आपको गेम एनपीसी के रूप में सेट करेंगे और आपको मैक्सिमम अथॉरिटी और फ्रीडम देंगे, लेकिन आप दूसरे प्लेयर्स पर अटैक नहीं कर सकती। गेम वर्ल्ड के सभी सुपरनैचुरल बीइंग्स को आप अपनी इच्छा के मुताबिक कमांड कर सकती हैं। इससे आपको गेम वर्ल्ड के अंदर अपने हस्बैंड को ढूंढने में मदद मिलेगी। फिर उन्होंने वार्निंग दी, बस एक बात याद रखिए, ये टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुई है। अगर आप गेम वर्ल्ड के अंदर अपना अस्तित्व खो देती हैं तो रियल वर्ल्ड में भी आपकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। गु वान्यू धीरे से कहती है, एचन वेट फॉर मी, मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढूंगी। और बाद में वान्यू सच में मुझे जगाने में कामयाब हो गई, लेकिन खुद वो परमानेंट कोमा में चली गई। उसके वाइटल साइंस बेहद वीक थे, फिर भी किसी मिरेकल की तरह वे पूरी तरह खत्म नहीं हुए। वो चुपचाप बेड पर पड़ी रही। उसका फेस शीट की तरह पेल था। उसके शरीर से कई लाइफ सपोर्ट ट्यूब्स जुड़ी हुई थीं। गेम कंपनी और टेक टीम पूरी तरह कंफ्यूज थी। गेम वर्ल्ड में उसकी कॉन्शियसनेस डिसिपेट होने के बाद वो दोबारा रिकॉन्डेंस नहीं हो पा रही थी। वो पहले से भी डीपर कोमा में चली गई थी।
टीम ने समझाया कि ये मेरी वेजिटेटिव स्टेट जैसी सिचुएशन नहीं थी। गू वान्यू कॉन्शियसनेस लेवल पर लॉस्ट हो चुकी थी। मैं टूट गया। मैं जिसे भी प्यार करता हूं उसे अपने पास क्यों नहीं रख पाता? मुझे इस दुनिया में हमेशा अकेले ही क्यों रहना पड़ता है? मैं गेम डिज़ाइन करने वाली टीम के पास गया और उनसे मदद की भीख मांगी। तुम लोग गेम की मदद से मुझे वेजिटेटिव स्टेट से जगा सकते थे, तो क्या उसी मेथड का इस्तेमाल करके वान्यू को भी वापस नहीं ला सकते? स्टाफ ने मुझे देखकर कहा, मिस्टर गू, सच कहें तो अगर आप आज हमारे पास नहीं भी आते तब भी हम आपको ढूंढने वाले थे। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ है? उन्होंने जवाब दिया, पिछले कुछ दिनों की इन्वेस्टिगेशन में हमें कुछ अनयूजुअल अनोमलीज मिली हैं। कैसी अनोमलीज? जब मिस गू ने खुद को सैक्रिफाइस किया उसके बाद पूरा गेम वर्ल्ड कोलैप्स हो गया था। जब हमने उसे रिपेयर किया तब हमें पता चला कि मिस गू का मेमोरी मॉड्यूल शायद अभी भी गेम वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। मेरी आंखों में अचानक उम्मीद लौट आती है। तो क्या मैं अंदर जाकर उसे वापस ला सकता हूं? थियोरेटिकली यस। फिर वे कहते हैं, लेकिन आपको वही स्टोरी सीन्स फिर से एक्सपीरियंस करने होंगे। अगर आप उस एंडिंग को बदल सके जहां मिस गू खुद को सैक्रिफाइस करती है तो शायद मिस गू भी जाग सकती है। फिर उनकी आवाज़ गंभीर हो जाती है। लेकिन क्योंकि आपको वही एंडिंग सीक्वेंस दोबारा एक्सपीरियंस करनी होगी, इसलिए जैसे ही आप गेम वर्ल्ड में एंटर करेंगे आपकी सारी मेमोरीज रीसेट हो जाएंगी। और अगर आपको खुद कुछ याद नहीं रहेगा तो आप मिस गू को कैसे जगाएंगे? इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। कुछ समय बाद एक स्टाफ मेंबर मुझसे पूछता है, सर, ये आपकी वाइफ को जगाने की 3761 स्टोन अटेम्प्ट है। क्या आप अब भी ट्राई करना चाहते हैं? मैं बिना किसी हेजिटेशन के जवाब देता हूं, जब तक कोई चांस है मैं हमेशा ट्राई करता रहूंगा। एक लंबी साय सुनाई देती है। ये 10वां साल है जब मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर फेल हो गया। मैं धीरे से कहता हूं, वान्यू, आई एम बैक। मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं। अचानक हमारे साथ बिताए हुए अनगिनत मोमेंट्स की इमेजेस मेरे दिमाग में फ्लैश होने लगती हैं। जब हम 6 साल के थे और ऑर्फनेज में थे, हर बार जब मैं पीछे मुड़कर देखता था, गू वान्यू कुछ दूरी पर मेरे पीछे दिखाई देती थी। गलत मत समझना, मैं बस उस दिन तुमने मेरी हेल्प की थी उसका फेवर वापस कर रही हूं। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे पीछे आ रही हूं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंड्स बनना चाहती हूं। जब हम 9 साल के थे हमने ऑर्फनेज से साथ एस्केप किया था। फिर ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने हमें पकड़ लिया था और जिस पल हमें अलग किया जा रहा था, गू वान्यू ने मेरा हाथ बेहद कस कर पकड़ रखा था। जब हम 15 साल के थे उसने मुझे रूफटॉप के एज से पीछे खींच लिया था। मैंने उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोया था और उसने चुपचाप मेरी बैक पर हाथ फेरते हुए मुझे संभाला था। जब हम 18 साल के हुए, क्रेसेंट डाइनर में वो फ्रंट डेस्क पर खड़ी थी और मैं पीछे किचन में। हम दोनों ग्लास विंडो के पार एक दूसरे को देखकर बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुरा रहे थे। फिर वो मोमेंट आया जब मैंने वान्यू की फिंगर में रिंग पहनाई। मैंने उससे एक वाव किया, स्टार्स हमेशा मून के साथ रहेंगे। मेमोरीज खत्म हो जाती हैं। मैं वान्यू की राइट रिंग फिंगर में पहनी हुई रिंग को देखता हूँ। मैं धीरे से कहता हूँ, वान्यू, बस थोड़ा और वेट करो, मैं तुम्हें ज़रूर वापस लाऊंगा। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन, हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।